एक बार फिर से मैं उमेश पांडे आप सभी लोगों के सामने क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर 4 जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। आज इस वीडियो के माध्यम से फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो तैयार की गई है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हेरिडिटी और उससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में जानकारी मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरी वीडियो देखोगे और पिछली बार की तरह ही इस वीडियो पर भी लाइक कमेंट शेयर जरूर करोगे। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 9 जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस चैप्टर में आप लोग सबसे पहले समझने वाले हो हेरिडिटी के सारे पार्ट्स। तो हेरिडिटी होती क्या है, इसको समझने से पहले हम लोग को जेनेटिक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जेनेटिक्स क्या होती है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर लिखा जेनेटिक्स जो होती है वो डील्स करती है विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। वेरिएशंस आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके थे कि जो डाइवर्सिटी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं वेरियस। मतलब डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो वेरिएशंस होती है, जो डिफरेंसेस होते हैं, उसे ही हम लोग यहाँ पर वेरिएशंस कहते हैं। तो जेनेटिक्स क्या हो गई, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बात करें व्हाट इज जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब बात करते हैं जेनेटिक फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, जिन्होंने ये डील्स, ये स्टडी या फिर ये जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बनी है, इसके फादर कौन है, तो ग्रेगोर जॉन मेंडल हु वॉज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स के अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे वो उसका नाम है हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हेरिडिटी होता क्या है। तो हेरिडिटी का मतलब द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसी का ट्रांसमिशन हो जाए, उसी का ट्रांसफ़र हो जाए, डिफरेंट टाइप के ट्रेड्स क्या कर जाएं, वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंच जाएं, फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। तो सिंपल सी लैंग्वेज में आप लोगों को समझ में आ गया होगा, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स या फिर ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी मतलब कुछ आनुवांशिक लक्षण होते हैं या फिर आनुवांशिक गुण होते हैं किसी जीवधारी में, वही लक्षण वही गुण क्या कर जाएं, ट्रांसफ़र हो जाएं, ट्रांसमिशन हो जाए, उनका एक स्थान से या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंच जाए, इसे ही हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। अब बात करते हैं वेरिएशंस क्या होती हैं। द डिफरेंट या डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स में जो भी परिवर्तन आता है, जो भी अंतर होता है बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग, मतलब उनके पूर्वजों में और उनकी संतानों में जो परिवर्तन देखने के लिए मिलता है उसे ही हम लोग नाम देते हैं वेरिएशंस। ठीक है, अब जो बात करेंगे ये जो वेरिएशंस होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दीज आर बेसिकली टू टाइप्स, एक होता है सोमैटिक वेरिएशंस, एक होता है गैमेटिक वेरिएशंस। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बात करें व्हाट इज सोमैटिक वेरिएशंस, तो कुछ पॉइंट्स है इसको समझ लेते हैं। सोमैटिक वेरिएशंस का मतलब टेक प्लेस इन द बॉडी सेल्स। ये जो परिवर्तन होगा ये सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, बॉडी सेल्स में होगा, नेदर इनहेरिटेड नॉर ट्रांसमिटेड। तो सोमैटिक वेरिएशंस कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता, इनहेरिटेड नहीं होता, इसे ही हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स। मतलब जीवन के बाद या फिर जीवन का कहने का मतलब ये है कि संतान जन्म लेने के बाद जो भी ट्रेड्स हासिल करता है इसे बोलते हैं सोमैटिक वेरिएशंस। एग्जाम्पल की बात करें, बोरिंग ऑफ पिन्ना या फिर कटिंग ऑफ टेल्स इन डॉग्स। तो डॉग्स के जो पूंछ होती है वो कट जाए तो ये बाद का लक्षण होता है, ना कि जन्मजात होता है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं सोमैटिक वेरिएशंस। अब बात करें गैमेटिक या फिर गैमेटिक वेरिएशंस होते क्या है। गैमेट से ही प्लेस कर जाते हैं या फिर टेक्स प्लेस इन द गैमेट में ही होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स में पाए जाते हैं, इन्हें ही हम लोग बोलते हैं गैमेटिक वेरिएशंस। ये क्या होते हैं, ऐसे लक्षण इनहेरिटेड हो जाते हैं एज वेल एज ट्रांसमिटेड हो जाते हैं वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन में, या फिर वन जनरेशन अनदर जनरेशन जो भी उसकी आगे चलती चली जाएगी उसमें क्या होता है, इनहेरिटेड, ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेड ट्रेड्स। जैसे बात करें एग्जाम्पल की तो ह्यूमन हाइट्स, स्किन कलर, these are the common characteristics variations which is mainly known as gametic variations। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जेनेटिक्स थी क्या, और जेनेटिक्स में जो हेरिडिटी है, जो चैप्टर आप लोगों को आज पढ़ना है वो हेरिडिटी होती क्या है और हेरिडिटी कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं ये आप लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे बात करते हैं एक्यूमुलेशंस ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के दौरान, ठीक है, आप लोगों ने रिप्रोडक्शन थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही वेरिएशंस देखने के लिए मिली थी, क्योंकि हमको पता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या थे ऑर्गेनिज्म, क्लोन्स थे, मतलब अपने ही पेरेंट के जैसे दिखने वाले।
ठीक है। लेकिन जो वेरिएशंस देखने को मिलेगी वो कब मिलेगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद मिलेगी। तो बात करते हैं वेरिएशंस कैसे होगा, अपीयर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन वेदर ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई, इसी के बाद ऑर्गेनिज्म 1 से 2 और 2 से 4 होते हैं। तो बात करते हैं ये वेरिएशंस कैसे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें आसेक्सुअली, तो यहाँ पर वेरिएशंस आर फ्यूअर, बहुत कम देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उसके बाद अकर्स ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज, ठीक है, ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए, मतलब कोई भी एक्यूरेसी नहीं होती डीएनए में, और सीधे तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि म्यूटेशन जो देखने के लिए मिलता है वो इनएक्यूरेज होता है। मतलब एक तरह से हम ये कहते हैं कि जो पेरेंट सेल से बनने वाली जो संतानें होंगी वो बिल्कुल उनके क्लोन्स होते हैं, किसमें, एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। बात करते हैं सेक्सुअली, तो वेरिएशंस क्या होंगे, यहाँ पे लार्ज होंगे, बहुत ज़्यादा हमको परिवर्तन दिखाई देंगे। अकर्स ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, या फिर बात करें म्यूटेशन की। म्यूटेशन मतलब आप लोग इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज म्यूटेशन। तो जीन्स में अचानक होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, अचानक होने वाले जो चेंजेस होते हैं, उन्हें ही हम लोग जानते हैं म्यूटेशन के नाम से, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑफ वेरिएशंस, इतनी महत्वपूर्ण वेरिएशंस क्यों होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। Depending upon the nature of variations, different individuals would have different kinds of advantages. तो variations ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें different individual would have different kind of advantages को प्राप्त कर पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, बैक्टीरिया that can withstand heat will survive better in a heat wave। तो सिंपल सी बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया जो आज के प्राणी नहीं है, कई हजारों साल पहले पृथ्वी पे सबसे पहले बने थे। उस समय पृथ्वी का तापमान जो था वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज में था, मतलब हाईली टेम्परेचर था। उस समय बैक्टीरिया क्या थे, अपने आप को इनहेरिटेड या फिर वेरिएट कर सके थे, उस वातावरण में अपने आप को अनुकूलित रख सके थे जिस प्रकार से वो रहते थे। मैन एडवांटेजेस ऑफ वेरिएशन टू स्पीसीज इज दैट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं ऐसे एटमॉस्फेयर में रहने के लिए, और हमारी जो संतानें होंगी वो अपने आप को और ज़्यादा डेवलप कर चुकी होंगी, और ज़्यादा अपने आप को डेवलप करेंगी, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये जो वेरिएशंस देखने के लिए मिला, ये जो हेरिडिटी पार्ट आप लोग पढ़ रहे हैं, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स आप लोगों ने पढ़े थे ग्रेगर जॉन मेंडल के, तो इन्हीं के कुछ एक्सपेरिमेंट थे, वही एक्सपेरिमेंट आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो देख लेते हैं, मेंडल एंड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब ऐसे लक्षण जो क्या कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच रहे हैं, उन्हीं लक्षणों को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटरी कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1884 started his experiment on the plant breeding and hybridization। तो प्लांट ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसी पर रिलेटेड इन्होंने एक्सपेरिमेंट बताए। ही प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इनके जो एक्सपेरिमेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से। मेंडल वॉज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, आप लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं पहले ही। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट जो किए थे वो किस पर किए थे, पी प्लांट पे किए थे, जिसका बोटेनिकल नेम पाइसम सेटाइवम है। मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ ए गार्डन पी। तो ये क्लियर हो गया, मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट थे वो मटर के पौधे पे किए थे, और मटर के पौधे पे करने का उनका जो मेन उद्देश्य था, उस मटर के पौधे में पाए जाने वाले जो कैरेक्टरिस्टिक लक्षण थे या फिर कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है, वही चीज़ इनको अट्रैक्ट कर गई और उसी पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट फॉलो किए, ठीक है। तो कुछ और भी हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको समझ लेते हैं। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो 7 थे, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताए, वो कौन कौन से थे समझ लेते हैं। बात करते हैं, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट्स होते क्या हैं। तो डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी लक्षण, मतलब ऐसे पौधे या ऐसे लक्षण जो अपना प्रभाव किसी पौधे पर आसानी से छोड़ देते हैं, और पौधे हमको वैसे ही फिजिकल ट्रेट्स में दिखाई देते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट्स। और रेसेसिव का मतलब होता है, डोमिनेंट का मतलब ऐसे लक्षण जो प्रभावी थे, मतलब दिखाई दे रहे थे, और रेसेसिव का मतलब होता है ऐसे लक्षण जो पेड़ों पर तुरंत दिखाई ना दे, उनके जीन्स में वो लक्षण मौजूद रहते हों, उन्हें हम लोग बोलते हैं रेसेसिव ट्रेट्स, ठीक है। कैरेक्टर्स बात करते हैं। जो फ्लावर कलर था, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे किए थे, उनके जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, जिसमें पहला कैरेक्टर आप लोगों के सामने है फ्लावर कलर को लेकर। तो जो फूलों का रंग था, फूलों का रंग
मटर के पौधे का जो बेसिकली था वो डोमिनेंट जो दिखाई देता है, नॉर्मली जो पौधे के जो फ्लावर्स होते हैं वो दिखाई देते हैं वायलेट कलर के, जबकि अपोजिट कैरेक्टर के जो लक्षण होते हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं, सफ़ेद फूल। ठीक है, उसी तरह फ्लावर की जो पोजीशंस होती है वो डोमिनेंट में एक्सियल होती है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हम लोग दिखाई देते हैं जिनकी पोजीशन टर्मिनल होती है। सीड कलर की बात करें तो डोमिनेंट ट्रेड्स में जो सीड कलर होगा वो कैसा होगा, येलो होगा। येलो सीड ही हम लोग बोते हैं मिट्टी के अंदर, जबकि ग्रीन क्या होता है, रेसेसिव कैरेक्टर या रेसेसिव ट्रेड्स। सीड शेप मतलब जो बीज का आकार होता है वो कैसा होता है, नॉर्मली डोमिनेंट कैरेक्टर में राउंड होता है, राउंड का मतलब गोल होता है, जबकि अपोजिट कैरेक्टर बताता है, क्या बताता है कि बीज का जो शेप होता है वो रिंकल्ड होता है, अर्थात झुर्रीदार। तो झुर्रीदार ये एक रेसेसिव ट्रेट्स हैं। उसके बाद बात करते हैं पॉड शेप की, तो पॉड का मतलब फली हो गया, फली का जो आकार था, तो फली का जो डोमिनेंट आकार था वो इन्फ्लेटेड था। ठीक है, इन्फ्लेटेड समझ में आ गया होगा, फूला हुआ होता है। जब आप लोग मटर के दाने निकाल रहे होते हो उस समय फली को जब आप लोग दबाते हो, प्रेस करते हो तो उसमें से आवाज़ आती है, तो उसमें हवा भरी होती है, उसको बोलते हैं इन्फ्लेटेड कैरेक्टर या इन्फ्लेटेड डोमिनेंट ट्रेड्स। उसके अपोजिट कैरेक्टर में आप लोगों को कैसे मिलेगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड, मतलब फली बिल्कुल भी क्या होगी, हवा निकली होगी उसको, ये कह सकते हैं। पॉड कलर मतलब बेसिकली जो डोमिनेंट पॉड होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं और जो रेसेसिव होते हैं उनका कलर येलो होता है। हाइट ऑफ प्लांट जो होती है, बेसिकली मटर के पौधों की जो हाइट होती है वो टॉल होती है, जबकि अपोजिट कैरेक्टर जो रेसेसिव पार्ट बताता है उसकी जो हाइट होती है वो कैसी होती है, ड्वार्फ होती है, या फिर हम लोग शॉर्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ड्वार्फ और शॉर्ट दोनों में से कोई एक चीज़ आप लोग लिख सकते हैं। ये 7 कैरेक्टर जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट के बताए थे, तो ये आप लोगों ने याद करने हैं, आप लोगों को अपनी कॉपी में भी लिखने हैं। 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन गार्डन पी, जिसका बोटेनिकल नेम क्या था, पैसम सेटाइवम। ठीक है, अब बात करते हैं मेंडल एक्सपेरिमेंट मटेरियल्स। ठीक है, तो मेंडल ने चूज किया था गार्डन पी, जिसका बोटेनिकल नेम पैसम सेटाइवम है, एज हिज एक्सपेरिमेंट मटेरियल। बिकॉज क्या थी ज़रूरतें इनकी, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे ही क्यों किए, तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट था, अवेलेबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स। तो सबसे ज़्यादा जरूरी जो कैरेक्टर्स थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मेंडल ने पी प्लांट पर आसानी से देख लिया था, इसी वजह से उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पर किए, पहली चीज़। उसके बाद दूसरी, शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ द प्लांट, तो कम समय में इनको आसानी से उगाया जा सकता है और इनकी कई नस्लों को एक ही समय में कई नस्लों को उगा सकते हैं और उस पर अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका था अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने का, इस वजह से इन्होंने मेंडल ने मटर के पौधे को चुना था। नॉर्मली अलाउज सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कह लें या सेल्फ पॉलिनेशन कह लें। तो जो मेंडल ने अपने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो पी प्लांट बेसिकली जो उन पर पॉलिनेशन होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो सेल्फ होता है, जबकि क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट, और उस पौधे पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन को भी फॉलो कराया जा सकता है। लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस, और इसमें लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस होते हैं। एक मटर की फली में 4 से 5, 6, 7 जो बीज होते हैं वो पाए जा सकते हैं। ये थे मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे पी प्लांट पे क्यों किए थे, इसका उत्तर आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद मेंडल के एक्सपेरिमेंट थे कौन कौन से, इसको समझ लेते हैं। मेंडल एक्सपेरिमेंट, मेंडल कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन विच ही क्रॉस्ड द पॉलिनेटेड प्लांट्स टू स्टडी वन कैरेक्टर एट ए टाइम। अपने जो कैरेक्टर्स मेंडल ने पी प्लांट के दिखाए थे उस पर उन्होंने एक एक कैरेक्टर्स को लेकर ही अपने एक्सपेरिमेंट फॉलो कराए थे। तो सिंगल कैरेक्टर का जो फॉलो कराया था उन्होंने, कैरेक्टरिस्टिक्स जो क्रॉस कराया था सिंगल कैरेक्टर को लेकर, इस तरह के क्रॉस को मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में मोनोहाइब्रिड क्रॉस नाम दिया था। तो पढ़ लेते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है, इसको समझ लेते हैं। मोनो का मतलब होता है एक हाइब्रिड क्रॉस। तो क्या करते हैं, अगर कोई क्रॉस सिंगल कैरेक्टर्स को लेकर होता है तो इस प्रकार के क्रॉस को हम लोग बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अ क्रॉस बिटवीन 2 पी प्लांट्स, मतलब पौधे कितने हैं, 2 हैं, 2 पी प्लांट विद 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, 1 पेयर का मतलब आप लोग जो भी पेयर लोगे तो उसका एक उसका डोमिनेंट ट्रेट्स आएगा और दूसरा क्या आएगा, अपोजिट ट्रेट्स। ठीक है, ध्यान रखना, इन दोनों के हम लोग बोलते हैं 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। क्लियर हो गया। जैसे अगर बात करें स्टेम हाइट को लेकर, तो प्लांट की जो स्टेम हाइट होती है वो टॉल होती है, एक डोमिनेंट कैरेक्टर टॉल होता है, उसी के साथ जो पेयर आप लोग रखोगे तो टॉल के साथ ड्वार्फ आप लोगों को रखना पड़ेगा। इन्हीं दोनों के बीच आप लोगों को क्या कराना है,
क्रॉस कराना है। तो क्रॉस आप लोगों को आसानी से समझ में आना चाहिए। कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग वीडियो के नीचे दी हुई कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं फिनोटाइप। क्या लिखते हैं? फिनोटाइप। इसको बोलते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है जो भी फिजिकल अपीयरेंस हम लोगों को दिखाई देता है पौधे का, बिल्कुल वही चीज़ अगर हम लोग लिख देते हैं, बता देते हैं, बोल देते हैं, तो उसको उस प्लांट का क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। लेकिन अगर हम कुछ कोडेड वर्ड में कुछ लिखते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या है? एक ट्रेड्स बताता है और इसी को ही हम लोग बोलते हैं जीनोटिपिक कंडीशंस या जीनोटाइप, ठीक है। फिनोटाइप और जीनोटाइप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करने वाले हम लोग को क्रॉस, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे क्रॉस कराना है आप लोगों को समझ लेते हैं थोड़ा सा। पौधा कैसा है? टॉल है। दूसरा पौधा कैसा है? ड्वार्फ है। तो बेसिकली अगर डोमिनेंट होता तो डोमिनेंट के लिए आप लोग क्या लिखते? कैपिटल टी, ठीक है। यहाँ पर क्या है? मोनो हाइब्रिड है, तो यहाँ पर ट्रेड्स कैसे हैं? हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड के लिए एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी रहेगा। तो ये कैसा पौधा है? हाइब्रिड है। इस हाइब्रिड पौधे में अगर हम लोग क्रॉस कराते हैं किसी अपोजिट कैरेक्टर्स को लेकर, स्मॉल टी कैसा है पौधा? ड्वार्फ है, ठीक है, बौना पौधा है। तो क्रॉस जब कराएंगे तो पहला जो पौधा मिलेगा वो कैसे मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ये टॉल मिलेगा, ठीक है। कैसा मिलेगा? टॉल मिलेगा। दूसरा जब क्रॉस कराएंगे तो फिर से हमको कैसा मिलेगा? टॉल मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स आप लोगों को मिल रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब गैमेट्स कैसे मिलता है हमको, यहाँ पर देखा आप लोगों ने कैपिटल टी स्मॉल टी एक हाइब्रिड प्लांट है, उससे हम लोगों को मिल जाता है। जब क्रॉस कराएंगे आप लोग तो हमको गैमेट्स मिल जाते हैं। F1 जनरेशन में हम लोग को जो पौधे प्राप्त होंगे या फिर जो पौधे हम लोगों को मिलेंगे F1 जनरेशन में, वो सारे कैसे होंगे? ऑल टॉल प्लांट्स होंगे, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज़ की, थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर टॉल प्लांट में थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग कैपिटल टी लिख लेंगे, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो चुका है। अब आप लोग क्लियर समझ में आ रहा है, एक टी से ये टी है, दूसरे टी से ये टी होगा। यहाँ पर कैसा है? ड्वार्फ प्लांट है, स्मॉल टी। अब आप लोग क्रॉस करा के आसानी से समझ सकते हैं कि F1 जनरेशन में सारे पौधे कैसे हैं? टॉल हैं, ठीक है। अब बात करते हैं F1 जनरेशन में आप लोगों को मिल गया होगा। उसके बाद F2 जनरेशन्स में आप लोग उन्हीं पौधों के जो स्पीसीज़ मिली थी, न्यू इंडिविजुअल्स मिले थे, उन्हीं का आप लोग क्रॉस कराओगे आगे। तो आप लोगों को जनरेशन्स में कैसे पौधे मिलेंगे? 3:1 वाले। इसका मतलब 3 कैसे होंगे? टॉल होंगे, और 1 कैसा होगा? ड्वार्फ होगा, ठीक है। क्रॉस आप लोग को और भी अच्छे से समझाया जाएगा। फिलहाल अब आप लोग समझ गए फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो में अंतर, ठीक है। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेंट ट्रेड को लेकर और रेसेसिव ट्रेड्स को लेकर जो 7 कैरेक्टर आप लोगों ने अभी पढ़े थे, वही चीज़ यहाँ पर इस इमेजेस के माध्यम से समझाया गया है। सीड शेप राउंड होता है डोमिनेंट का, और रेसेसिव होता है रिंकल्ड। सीड कलर येलो होता है और दूसरा अपोजिट कैरेक्टर ग्रीन होता है। फ्लावर कलर वायलेट होता है और दूसरा वाइट कलर होता है। उसी तरह पॉड का जो शेप होता है वो इन्फ्लेटेड होता है और दूसरा कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं पॉट कलर को लेकर, तो ग्रीन होता है और अपोजिट में येलो होता है। फ्लावर पोजीशंस की अगर बात करें तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो एक्सियल होगा, जबकि दूसरा अपोजिट कैरेक्टर रेसेसिव में वो कैसा होगा? टर्मिनल होगा। और लास्ट में स्टेम हाइट को लेकर जो मेंडल ने बताया था कि मटर के पौधे बेसिकली कैसे होते हैं? टॉल होते हैं, जबकि कुछ पौधे ऐसे भी मिले हैं जिनकी हाइट क्या थी? कम थी। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। अब आप लोग थोड़े से कंडीशंस को समझ लें। कैपिटल टी ये कैसा कैरेक्टर्स है? बोथ ही कैसा है? डोमिनेंट है, ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर्स है। अगर बात करें स्मॉल टी तो ये एक ड्वार्फ है कैरेक्टर, ये पूरा ही पूरा क्या है? रेसेसिव होगा। क्लियर हो गया? यहाँ पर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। उसके बाद अगर बात करते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी की, तो यहाँ पर एक तो डोमिनेंट है, दूसरा रेसेसिव है। इस केस में हम लोग इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशंस, जिसको हम लोग कभी कभी हाइब्रिड भी नाम देते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगस। अगर बात करें होमोजाइगस क्या होते हैं? होमोजाइगस का मतलब प्योर कैरेक्टर। प्योर का मतलब चाहे वो कैपिटल टी स्टेम हाइट को लेकर टॉल हो पूरा, या दोनों ही कैसे हों? स्मॉल टी, ये दोनों ही कंडीशंस क्या कहलाएंगी? होमोजाइगस कंडीशन, क्योंकि होमो का मतलब ही होता है सिमिलर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चीज़। अब आगे बढ़ते हैं
ऑब्जर्वेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लेकर अगर ऑब्जर्वेशन की अगर बात करें तो ऑल F1 प्रोजेनी, जो भी F1 प्रोजेनी प्राप्त की हम लोगों ने वो कैसी थी, टॉल थी। नो मीडियम हाइट प्लांट, बिल्कुल भी नो मीडियम हाइट प्लांट, हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं पाए गए। F2 प्रोजेनी में 1/4 जो थे वो कैसे थे, शॉर्ट थे, और 3/4 कैसे थे, टॉल थे। तो इसी वजह से इनका जो रेशियो था वो क्या था, 3:1 था। तो ये क्लियर हो गया। फिनोटिपिक रेशियो क्या था F2 जनरेशन में, 3:1। इसके बाद अगर जीनोटिपिक रेशियो पूछता है तो ध्यान रहे, जीनोटिपिक में आप लोगों को जीनोटिपिक रेशियो बताना है 1:2:1, ठीक है, 1:2:1। तो यहाँ पर आप लोग इतना समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर 1 लिखा है ये प्योर है। क्या लिखा है, ये जो 1 है ये क्या होगा, कैपिटल टी, और ये जो लास्ट वाला है वो स्मॉल टी होगा। मतलब 1 तो प्योर होगा, ये भी क्या होगा, प्योर होगा। लेकिन ये जो 2 है ये भी टॉल में आएगा। टॉल का मतलब एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल। तो ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर में क्या है, दिखाई दे रहा कि सारे पौधे कैसे हैं, टॉल हैं। ठीक है, कैसे हैं, टॉल हैं, जबकि एक पौधा ही केवल क्या है, ड्वार्फ है। तो यहाँ ये क्लियर हो गया। तो कंक्लूजन्स आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो जिसमें कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी बोथ आर टॉल प्लांट वाइल स्मॉल टी इज ए शॉर्ट प्लांट। ठीक है, तो ये आप लोग लिख सकते हैं। अब बात करते हैं मेंडल ने जो डाई हाइब्रिड बताया था उसमें क्या कहा था इन्होंने। तो डाई हाइब्रिड का मतलब ही हो गया, यहाँ पर जो कैरेक्टर्स लिए जाएंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। वहाँ पर क्या था, 1 पेयर था। यहाँ पर कितने पेयर होंगे, 2 पेयर होंगे। कौन कौन से पेयर होंगे यहाँ पर देख लेते हैं। राउंड ग्रीन सीड, मतलब सीड को लेकर ही कहा जा रहा है। एक तो सीड का शेप कैसा है, राउंड है। दूसरा सीड का जो रंग है वो कैसा है, ग्रीन है। ध्यान रखना, आप लोग समझना क्या है यहाँ पर, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को कि कैपिटल आर स्मॉल वाई ये लिखा इसी वजह से गया है क्योंकि ये जो प्रोजेनी मिली है हमको ये कहाँ से मिली होगी, पेरेंट्स से मिली होगी, जहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, तो ये कैसा लक्षण है, ये जो लक्षण है वो डोमिनेंट कैरेक्टर वाला है। इसमें क्या है, राउंड जो गोल आकार के सीड होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, राउंड सीड। और जो दूसरा लक्षण है, सीड का रंग येलो, किस कलर का होता है, येलो होता है। तो ये दोनों ही लक्षण कैसे हैं, डोमिनेंट हैं। तो इन्हीं पर क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं। क्रॉस कराने के बाद हम लोगों को F1 जनरेशन में क्या मिला, इस तरह से हम लोगों को जो पौधे मिले हैं। अब हम लोगों को F2 जनरेशन में अब हम लोगों को इसी का F1 जनरेशन में जो गैमेट्स फॉर्मेशन होते हैं इसी का फिनोटिपिक रेशियो निकालना है। तो फिनोटिपिक रेशियो कितना निकलेगा, 9:3:3:1। तो ये क्या है, फिनोटिपिक रेशियो है। इसी को ही आप लोगों को ऑब्जर्वेशन के तौर पे लिखना है और कंक्लूजन के तौर पे इसी को आप लोगों को याद करके लिख देना है। ठीक है, ये आप लोगों का एक्सपेरिमेंट है, आप लोगों को अच्छे से समझते हुए करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन। कैसे सेक्स डिटरमाइन कर जाता है, कैसे संतानें उत्पन्न होती हैं, मेल और फीमेल कंडीशंस कैसे पता लगाते हैं कि कब लड़का होगा और कब लड़की होगी। तो इसी में आप लोग आज हम लोग बात करेंगे सेक्स क्रोमोसोम की। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम, नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम की अगर बात करें तो 1 पेयर होता है। कितने पेयर होता है, 1 पेयर होता है। एक होगा XX और दूसरा क्या होगा, XY। ठीक है, यही क्या कहलाता है, यही हम लोग जानते हैं इसको सेक्स क्रोमोसोम के नाम से। इन ह्यूमन बींग्स देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23 होते हैं, जिनमें से ऑटोसोम्स, नंबर ऑफ ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 22 पेयर्स। 1 पेयर जो होता है वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, वही आप लोग पढ़ रहे हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो XX बेसिकली यूज़ करते हैं फीमेल के लिए और XY बेसिकली यूज़ करते हैं मेल के लिए। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, तो यहाँ पर क्रॉस दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, XY किसके लिए है, मेल के लिए है, फादर के लिए है, और XX किसके लिए है, मदर के लिए है। ठीक है, तो इस X से ये X जब क्रॉस करेगा तो क्या मिलेगा हमको, कैसी संतान होगी, गर्ल होगी। क्या होगी, गर्ल होगी। नेक्स्ट X निकलेगा, दूसरा X मिलेगा, तब क्या होगा, फिर से गर्ल्स होगी। उसके बाद अगली कंडीशन में आप लोगों ने देखा Y निकलेगा और X निकलेगा तो बनेगा XY, मतलब यहाँ पर क्या बना, बॉय बना। उसके बाद फिर से Y और एक X तो बनेगा क्या, XY, और फिर से क्या बनेगा, बॉय। तो 50 चांसेस होते हैं लड़का और 50 चांसेस होते हैं लड़की बनने के।
ठीक है। तो माता पिता से जो संतानें होंगी वो 50% क्या होंगी, प्रोबेबिलिटी क्या होंगी, फीमेल चाइल्ड, और 50% की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मेल चाइल्ड। तो ये आप लोगों को इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन सिंपल फॉर्म में आप लोग ये समझ लें, द ग्रेजुअल चेंज इज नोन एज इवोल्यूशन। तो एक सीक्वेंसली ग्रेजुअल चेंज होता है विच टेक प्लेस इन द प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो इन विच न्यू स्पीसीज आर प्रोड्यूस। मतलब हम लोग जो बने हैं आज कॉम्प्लेक्स टाइप के ऑर्गेनिज्म है, लेकिन अरबों साल पहले हम लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। हम लोग पैर के सहारे नहीं चलते थे, 4 पैरों के सहारे चलते थे। इसी वजह से हमारे जो पूर्वज थे उनको हम लोग बंदर से या फिर बनमानुस के नाम से जानते आए हैं। इसी वजह से जो इवोल्यूशन हुआ है, ग्रेजुअल चेंजेस आए हैं, आज हम लोग ऐसी कंडीशन में पाए गए हैं। ठीक है, तो इसी में आप लोगों को इवोल्यूशन पढ़ना है। इवोल्यूशन में डिफरेंट टाइप्स के जो स्टेजेस होती हैं वो आप लोगों को पढ़नी है। तो थोड़े से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे आप लोगों को समझना है वो मैं बता देता हूँ। इवोल्यूशन एंड द क्लासिफिकेशन, बोथ इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन आर इंटरलिंक, दोनों ही आपस में जुड़े हुए शब्द हैं। क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज इज रिफ्लेक्शन ऑफ देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। द मोर कैरेक्टरिस्टिक्स टू स्पीसीज हैव इन कॉमन द मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड। मतलब अगर कोई भी कंडीशंस हम लोग उठा के रखते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की, तो कुछ ना कुछ चीज़ें हमसे रिलेटेड वो जरूर अपने पास रखता होगा, कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर अपने पास जरूर रखता होगा। उसके बाद द मूव या द मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड, द मोर रिसेंटली दे हैव कॉमन इन द एंसेस्टर। हम लोग के जो एंसेस्टर थे उनमें हम लोगों की कई तरह की जो अब कैरेक्टरिस्टिक्स जो फीचर्स पाए जाते हैं वो हुआ करते थे। सिमिलरिटीज एमंग ऑर्गेनिज्म अलाउ अस ग्रुप देम टुगेदर एंड द स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग अपने साथ साथ अपने एंसेस्टर के बारे में भी कई जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की जो क्लासेस आज हम लोग पहुँच पाए हैं, बन पाए हैं। तो कई तरह के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स होती हैं, इनको ही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं होमोलोगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन होता क्या है। तो होमोलोगस का मतलब समझ लेते हैं। किसका मतलब समझते हैं, होमोलोगस का मतलब, होमो का मतलब क्या होता है, सिमिलर। तो अगर बात करें ऐसा ऑर्गन जिसकी ओरिजिन कैसी हो, सिमिलर हो, ओरिजिन का मतलब जहाँ से वो अंग निकला हो वो ओरिजिन बिल्कुल सिमिलर हो। जैसे अगर बात करें बैट की, बैट क्या है, एक मैमल ही है, लेकिन बैट उड़ता है, क्या करता है, उड़ता है बैट। बैट मतलब चमगादड़। तो बैट क्या है, मैमल है, मैमल्स है, तो बिल्कुल ह्यूमन से रिलेटेड है, क्योंकि ह्यूमंस भी क्या है, मैमल ही तो है। ठीक है, तो मैमल्स ह्यूमंस भी होते हैं, बैट भी ह्यूमंस होते हैं। बैट के जो फैदर होते हैं वो भी एक ही जगह से निकले जहाँ से ह्यूमंस के हाथ निकले हैं। तो ये क्लियर हो रहा। होमोलोगस का मतलब होता है सिमिलर ऑरिजिन। मतलब क्या होगा, जो ऑर्गन सिमिलर ऑरिजिन के होंगे, एक ही स्थान से निकले होंगे, लेकिन डिफरेंट फंक्शंस के होंगे। क्या होंगे, डिफरेंट फंक्शंस के होंगे। तो सिमिलर ऑरिजिन हो और फंक्शंस कैसे हों, डिफरेंट हो। जैसे हमने बात की बैट की, और 4 लिम्ब ऑफ मैन या ह्यूमंस। तो हम लोग के जो हाथ होते हैं वो बेसिकली होल्डिंग करने के काम में आते हैं, पकड़ने के कुछ है। जैसे हम लोग माइक पकड़ते हैं तो हाथ से पकड़ते हैं, लेकिन जो चमगादड़ होंगे उनके जो पंख निकलते हैं वो बेसिकली किस यूज़ में आएंगे, उड़ने के काम में आते हैं। इसी वजह से इनको बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। सिमिलर ऑरिजिन होती है, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। एनालॉगस जस्ट इसका अपोजिट होगा। तो सिमिलर क्या होगा, सिमिलर इसका क्या होगा, फंक्शंस होगा, और सिमिलर फंक्शंस होगा तो डिफरेंट क्या होगा, ऑरिजिन होगी। तो अगर हम लोग अगर बात करें किस चीज़ की, जो बटरफ्लाई के जो पंख होते हैं और जो बैट के पंख होंगे, वो दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर किस में आएंगे, एनालॉगस ऑर्गन में। ठीक है, क्योंकि दोनों के फंक्शंस क्या है, सिमिलर है, लेकिन ऑरिजिन दोनों की क्या है, अलग अलग है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो यही आप लोगों को अपने एग्जाम्पल में भी बताना है, और यही जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी जाता है। फॉसिल्स आप लोगों ने कई बार हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ा होगा, इतिहास में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, कई तरह के फॉसिल्स, फ्यूल्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो यहाँ तक जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे वो आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो आप लोगों को HM पब्लिकेशन की बुक से मैं नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी, और वीडियो देखने के बाद आप लोग इतना समझ गए होंगे इस वीडियो में कितने क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में। अगर अभी तक आपके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन बना हुआ है तो वो कन्फ्यूजन्स और आसान मैं कर दूंगा,
क्योंकि आने वाले दिनों में मैं कई तरह की वीडियो हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन से लाने वाला हूँ। डिफरेंट टाइप की जो बुक्स अवेलेबल होती हैं स्कूल्स कॉलेजेस में, उन्हीं कॉलेजेस स्कूल्स की बुक मैं थोड़ा सा रीड करके आप लोगों तक वो स्टडी वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मेन पॉइंट्स होते हैं, वो आप तक पहुंचाने में मैं कोशिश करता हूं। तो यही कोशिश और आगे सफल हो, इसके लिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखा करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो और कमेंट्स ज़रूर किया करो। अगर वीडियो आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल की लिंक को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करो, जिससे ये चैनल और आगे तक पहुँचे।